नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम शिक्षक भर्ती और छात्रावास अधीक्षक में जो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कई स्टूडेंट का ये है कि सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसका वेटेज क्या है, कम है, या टोटल ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तब तो उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कि कम नंबर का है तो उसको छोड़ दिया जाए। तो हम उसके संबंध में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कई लोगों का डाउट होता है कि सर सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें तो 15 नंबर का बस है, तो उसको पढ़ना सही होगा कि नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है वो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको पढ़ के नहीं जाते हैं और एकदम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो लगता है बाद में अरे हाँ इसको तो पढ़ लिया जा सकता था। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती है और सामाजिक अध्ययन उसी में जो आता है आपका। तो साथ साथ अगर हम ये देखें शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको बताया जाए तो शिक्षक भर्ती में जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 के लिए जो आप एग्जाम देंगे उसमें सामाजिक अध्ययन का कुल 20 प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 20 प्रश्न, और हम पढ़ने वाले हैं इस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपका मुख्य रूप से आएगा इसके अंतर्गत, साथ साथ और कुछ अन्य विषय। तो हम जो वीडियो श्रृंखला लाने जा रहे हैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये होगा, जिसके अंतर्गत आज हम सर्वप्रथम करने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रश्नों को एमसीक्यू पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। साथ साथ अभी एग्जाम तो कुछ महीने संभव नहीं है आचार संहिता की वजह से, तो आप कोशिश कीजिए कि सामाजिक अध्ययन हमारे वीडियो के साथ साथ आपका कंप्लीट हो जाए कहीं ना कहीं। तो शिक्षक भर्ती में जो वर्ग 2 है, भारतीय इतिहास के जो प्रश्न आई थी अभी पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 12 प्रश्न आए थे, ये ध्यान देंगे आप शिक्षक भर्ती में। साथ साथ आपको पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सीजी टेट का भी आयोजन होने वाली है। तो इस सीजी टेट में जो आपका सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है, सामाजिक अध्ययन, इसमें है कुल प्रश्न 60। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 60, जिसमें से 20 प्रश्न आने वाले हैं कहां से? भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास से 20 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, केवल इतिहास से बोल रहा हूं। और जो एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन वाला जो व्यापम लेगा उसमें सामाजिक अध्ययन से 20 आएगा, जिसमें से 12 कहां से आएंगे? इतिहास से। सीजी टेट में 60 क्वेश्चन आएंगे सामाजिक अध्ययन का, उसमें से 20 क्वेश्चन किससे आएगा? भारतीय इतिहास से आएगा लगभग। तो आपको वो पढ़ना है भारतीय इतिहास के संबंध में। आप देखते होंगे कि कई लोगों का अभी न्यूज में आप पढ़े होंगे कि छत्तीसगढ़ में सीजी टेट दिलाने वालों में केवल 10% क्वालिफाई हो पाते हैं। जैसे कि हम क्वालिफाई को अगर देखें तो एसटी, एससी और ओबीसी, इसको कितना मार्क्स लाना होता है? 75। और बात करें अगर जनरल का तो इसको लाना कितना है? 90। तो यही एक हो जाता है कि 75-50% कैसे नहीं आ रहा है। आप क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट को पूरा छोड़ देते हैं। आप सब्जेक्टिव होते हैं तो साइंस वाले को पढ़ के चले जाते हैं, मैथ्स वाले तो मैथ्स वाले को पढ़ के जाते हैं, लेकिन व्यापम का थोड़ा टफ हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आप इस सामाजिक अध्ययन का भी करेंगे अगर सॉल्व, तो आपको देखो 60 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो इतिहास से मिल जाएगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, उड़ान आईएएस के चैनल पे निरंतर आपको इस श्रृंखला के तहत वीडियो उपलब्ध कराते जाएगा। तो 20 क्वेश्चन की तैयारी ऐसी हो जाएगा। फिर हम लेके आएंगे आपके लिए भूगोल के लिए, भूगोल के भी प्रश्न आपके लिए उपलब्ध होंगे कहीं ना कहीं। संविधान के शिक्षक संविधान का लेके आएंगे, अर्थव्यवस्था के जो टीचर होंगे वो अर्थव्यवस्था के लेके आएंगे। तो ये श्रृंखला कहीं ना कहीं ये चलती रहेगी। वही बात करें हॉस्टल वार्डन में, तो हॉस्टल वार्डन या छात्रावास जो अधीक्षक है, छात्रावास अधीक्षक को लेकर, तो छात्रावास अधीक्षक में सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसमें से आने को है 15 नंबर के प्रश्न। 15 नंबर किससे से आएंगे? अब इसमें भी डिवाइड कर दिया गया है, इसमें भी आपका विभाजन किया गया है कि 2 नंबर का इतिहास आएगा, 2 नंबर का जियो आएगा भूगोल, 2 नंबर का पॉलिटी संविधान आएगा, 2 नंबर का आपका इकोनॉमी आएगा, 3 नंबर का आपका पीसीबी साइंस आएगा, 4 नंबर का आपका योगा और शिक्षा से आएगा। ये आप अगर देख रहे हो तो 2-2 नंबर मिला के अगर काउंट करोगे तो भी ये बहुत होता है। ऐसा नहीं कि सर 2 नंबर का तो हिस्ट्री आने वाला है, इतना बड़ा हिस्ट्री पढ़े कि ना पढ़े। मानता हूं कि मैथ्स आपका इंपॉर्टेंट है 25, उसको तो करना ही करना है, कंपलसरी है। कंप्यूटर भी 30 है, वो भी कंपलसरी है। 55 नंबर का है कि 100 में, तो ये आपका 15 नंबर भी क्या होगा आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
तो वीडियो श्रृंखला के तहत ही कर लो कम से कम इस चीज को वहां पे, ठीक है। तो हम वही देखेंगे कि शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में जो सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है वो किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जानकारी देना चाहेंगे। हमारी संस्थान के द्वारा मुख्य रूप से व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए जो मैथ्स की जो क्लास होने वाली है रवि सर का, वो हमारे यहाँ 20 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। यह क्लास केवल ऑनलाइन लाइव चलने वाले हैं और साथ साथ आपको उसका रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगा। ये ऑफलाइन नहीं होगा। इसका जो समय होगा शाम को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। खासियत क्या होगा, आपको एक ही वीडियो में हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, टीटी, आरआई, पटवारी और अन्य व्यापम के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें काम आने वाला है। पूरे सिलेबस का संपूर्ण कवरेज करवाया जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप एक वीडियो से इतने सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। होता है ना कि शिक्षक भर्ती का सिलेबस अलग है, पटवारी का अलग हो जाता है, तो कुछ नहीं, एक ही वीडियो में सब चीज मिल जाएगा। साथ साथ आप अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम फीस रखी गई है, आप संपर्क कर सकते हैं। एक और जानकारी आप सभी के लिए, शिक्षक भर्ती के संबंध में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है, सहायक शिक्षक के लिए पृथक रूप से और शिक्षक के लिए पृथक रूप से। तो आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिएगा और अपना जो अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि समय है आपके पास कहीं ना कहीं जून तक, आचार संहिता तक, तो आप जितना तैयारी कर रहे हैं उसका आंकलन करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारा जो आज का वीडियो होगा भारतीय इतिहास को लेकर होगा, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। जो टेट में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके 12 क्वेश्चन आया था पिछली बार, और हॉस्टल वार्डन में आना है 2 से 4 नंबर का। तो ध्यान से समझिएगा। हम प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित किया गया है, पूछा गया है। तो हम जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में 4 प्रकार के आता है। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है आपका यजुर्वेद, तीसरा होता है आपका सामवेद, और सबसे जो नवीनतम वेद है उसका नाम है क्या, अथर्ववेद। 4 वेद हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद संबंधित किससे है, मंत्र और सूक्तियों से संबंधित है, मंत्र और सूक्तियों से। यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ व कर्मकांड से संबंधित है, यज्ञ व कर्मकांड। सामवेद संगीत से संबंधित है। साथ साथ अथर्ववेद की बात करें तो पवित्र जादू से संबंधित है। ये पवित्र जादू, ये आप थोड़ा याद रखेंगे वेद के बारे में। ये जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या की बात करें तो टोटल 10 मंडल है, और इसी 10 मंडल के जो तीसरा मंडल है इसमें उत्कीर्ण है क्या चीज, गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का संकलन कहाँ पे किया गया है, तो ऋग्वेद में। ध्यान रखेंगे आप, ऋग्वेद के कौन सा मंडल, तीसरा मंडल। इसका जो 7वां मंडल है इसमें 10 राज के युद्ध का वर्णन है, 10 राज युद्ध का वर्णन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कहीं ना कहीं। राजा सुदास और 10 राजा, इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था रावी नदी के तट पे, परुष्णी नदी इसको बोला जाता है, वहां पे, जिसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर सही है। आप क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ी, वेद दिया गया है और उससे संबंध ब्राह्मण ग्रंथ, एक तरफ वेदों का नाम दिया गया है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ वहां पे दी गई है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, यहाँ पे देखेंगे सुमेलित नहीं है पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ के संबंध में देखिए, ये आपका एक साइड वेद लिखा है और यहाँ पे लिखा है क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय होता है, सही है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी होता है, ये भी सही है। यजुर्वेद का तैतरी, ये भी सही है। अथर्ववेद का शतपथ होता है, बल्कि क्या होता है इसका, गोपद ब्राह्मण होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाता है आपका, ये आंसर सही है। सुमेलित गलत है, ध्यान देंगे आप लोग वहां पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं धार्मिक जीवन, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम वैदिक काल के अंतर्गत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सब इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, धार्मिक जीवन को पूछा गया है।
एकेश्वरवाद की अवधारणा मौजूद थी क्या? नहीं। यहाँ पे आप भिन्न भिन्न देवता देखते थे, इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, ये सब देवता आता था। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ था, मैंने बताया यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड था कि नहीं था? ये भी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक चिन्हों का प्रार्थनाओं में वृद्धि हुई क्या? ये गलत है। साथ साथ मानव जीवन को आश्रमों में विभाजित किया गया। मानते हैं कि हम लोग 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन ये किसमें आता है? सामाजिक जीवन में आता है, ध्यान रखेंगे। ये सामाजिक जीवन है, लेकिन पूछा क्या गया है? धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका ये। तो ऑप्शन बी क्या है आपका? ये सही होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। अगर इतिहास में हम पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा, या इसको आप सिक्का नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, सिक्का वहां पे ज्यादा नहीं मिलता, ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। मुद्रा या तो हम क्या बोलते हैं, उसी को मुहर बोल देते हैं, मुहर, ये शब्द मिलता है आपको, जिसमें आपको एक मिलता है स्वास्तिक का चिन्ह वाला और कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, इसकी जानकारी। और सबसे जो अधिक मात्रा में जो मिला है, एक सिंग वाला जो पशु है, एक श्रृंग ऐसा लिख देते हैं उसको, एक श्रृंग वाला पशु या एक सिंग वाला पशु, इसकी जानकारी हमको सबसे अधिक मिलती है, ध्यान रखेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह वाला मुहर भी मिला है, कुबड़ वाला बैल की भी जानकारी मिलती है मुहरों पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एक श्रृंग वाला पशु, यूनिकॉर्न जिसको बोला गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आता है? ये सही हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक सोर्स कौन कौन से? इतिहास को जानने की हम सोर्स अगर की बात करें तो 2 प्रकार से सोर्स हम देखते हैं। एक होता है साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक, और एक होता है आपका पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक, पुरातात्विक के अंतर्गत जो हमें भौतिक रूप में मिलता है, भौतिक अवशेष के रूप में, और यही पूछा गया क्वेश्चन में, पुरातात्विक सोर्स क्या क्या है। जैसे कि हम बात करें अगर ताम्रपत्र, शिलालेख, ताम्रपत्र, शिलालेख, इसके साथ साथ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, इसके अलावा मकान या उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए मिट्टी के बर्तन या नगर या उनके द्वारा कोई भी उपासना पद्धति के सामग्री मिलती है, ये आपका पुरातात्विक है। बात करें साहित्यिक सोर्स का, तो साहित्यिक सोर्स में जैसे कि वेद एक ग्रंथ है, ये कहीं ना कहीं, उपनिषद ये भी क्या है? एक ग्रंथ है कहीं ना कहीं। आगे जब बढ़ते हो तो जैन ग्रंथ और आपका बौद्ध ग्रंथ, ये क्या है? साहित्यिक है। आगे जब बढ़ते हो तो आचार्य चाणक्य की रचनाएं मिलती है आपको, कालिदास की रचनाएं मिलती है आपको, कल्हण की राजतरंगिणी मिलती है आपको। तो ये सब क्या है? साहित्यिक है। विदेशी सोर्स भी है, विदेशी सोर्स के अंतर्गत देखें तो आप मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ते हो आप कहीं ना कहीं, चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री वेनसांग, इत्सिंग। इसके अलावा मध्यकालीन में आप देखेंगे काफी सारे क्या हुए थे, बहुत सारे क्या आए थे वहां पे, विदेश के लोग आए थे, जिनके किताबों या जिनके रचनाओं से भी क्या मिलता है हमको, काफी सारी जानकारी मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? आर्कियोलॉजिकल या तो पुरातात्विक सोर्स। तो यहाँ पे देखो शिलालेख, ताम्रलेख और स्तंभलेख। ये जो भोजपत्र है, याद रखना, भोजपत्र की भी जानकारी हमको मिलती है कहीं ना कहीं से, लेकिन यहाँ पे जो व्यापम ने जो आंसर लिया है, व्यापम ने जो आंसर लिया है भोजपत्र को शामिल नहीं किया है, ध्यान रखेंगे, ये व्यापम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन भोजपत्र आपका भारतीय प्राचीन इतिहासों में उल्लेख मिलता है कि भोजपत्र में क्या होता था, लिखी जाती थी, ध्यान रखेंगे। ये एक वृक्ष के पत्ते होते हैं, उस पर लिखा जाता था। क्लियर हुआ? जैसे कि ताड़पत्र सुनते होंगे आप लोग, ताड़पत्र, ये इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके अनुसार जो आंसर आपका ABD C आंसर क्या है आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके भौगोलिक स्थान दोनों को सुमेलित करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक है सबसे पहला आपका हड़प्पा। तो हम बात करें हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये स्थान का नाम दिया गया यहाँ पे, कौन सी नदी किनारे है? ये रावी नदी के किनारे पर है। तो 1 और 2 देख लो आप लोग, यहाँ पे 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोहनजो, मोहनजो कहाँ पे है? ये मुख्य रूप से सिंधु नदी किनारे पर है यहाँ पे। B का 4 देख सकते हो आप लोग।
बी का 4। कालीबंगा कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे राजस्थान पे। सी का आप 1 देख सकते हो। और लोथल कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी पे है। और नदी की बात करें तो भोगवा नदी के है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? ये सही होता है, ये ध्यान देंगे। 2 4 1 3 ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस है और उनकी एक नदिया की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह की खोज हुआ है? अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि खंभात की खाड़ी पे कौन सी जगह है? लोथल। और लोथल में क्या पाया जाता है? आपका बंदरगाह। ये गुजरात राज्य पे है, ये आपका गुजरात है, ठीक है। ये आपका लोथल है जो कि कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी वाले में। यहां से व्यापार होता था कहाँ पे? फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी से क्या होता था? व्यापार। कैसे पता चला व्यापार होता था? तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? एक बंदरगाह। और इस क्षेत्र में मिलते हैं क्या? फारस की मुद्राएं। फारस की मुद्रा मिली यहाँ पे। अब इससे पता चला कि वहां पे व्यापार हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में कहीं की मुद्रा मिलेगी विदेश का तो आप बोलेंगे कि है। साथ साथ इसी लोथल से मिलते हैं हमको मुख्य रूप से दिक्सूचक यंत्र। अब समुद्र में व्यापार करने जा रहे हैं तो दिक्सूचक यंत्र। यहाँ पे मिलता है पैमाना के रूप में हाथी दांत। पैमाना के रूप में हाथी दांत, हाथी के दांत मिलते हैं यहीं से। यहीं से हमको मिलता है मुख्य रूप से कौवा और लोमड़ी की जानकारी। एक चित्र पे अंकित है कौवा और लोमड़ी, जिसको माना जाता है पंचतंत्र की कहानी को लेकर, पंचतंत्र की कहानी से जोड़ा गया है। साथ साथ लोथल से मिलता है चावल के साक्ष्य, कृषि, चावल के साक्ष्य। तो आप इतना सब चीजें कहाँ पे याद करेंगे? लोथल पे। कहाँ पे है ये? गुजरात राज्य में। कौन से नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। आया समझ में ये? ठीक। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका ये। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भू राजस्व विभाग के प्रमुख होता था? मौर्यकालीन प्रशासन आप जानते होंगे भारत का प्रथम केंद्रीकृत शासन था कहीं ना कहीं वहां पे। यह अखंड भारत का निर्माता थे मौर्य वंश। तो यहाँ पे जो भू राजस्व नीति था उसका प्रमुख क्या कहलाता था? समाहर्ता। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और जो सीता भूमि है, सीता भूमि कौन होता था? सरकारी भूमि। तो उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन कहलाता था? मुद्रा व टकसाल का प्रमुख। मुद्रा व टकसाल जहां पे टंकन होता है। और सन्निधाता क्या होता था? राजकोष का प्रमुख। राजकोष का प्रमुख। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त शासन की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश जब आप पढ़ते हैं तो उसके संस्थापक के रूप में आता है कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश अगर देखोगे तो ये मुख्य रूप से माना जाता है कुषाणों के सामंत थे, ऐसा करके सुनने में आता है। तो ये जो हिस्सा था आपका कुषाणों का, तो यहाँ पे सामंत के रूप में कौन होते हैं? गुप्त, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का पुत्र कौन होता है? घटोत्कच। घटोत्कच। इसका पुत्र कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहीं पे थोड़ा समझना ध्यान से। गुप्त वंश के संस्थापक अगर पूछा जाता है तो आप किसको लेते हो? श्रीगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ही क्या करता है? उसकी अधिसत्ता को अस्वीकार कर देता है और अपने आप को क्या करता है? स्वतंत्र घोषित कर देता है और उपाधि लेता है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। और एक जारी करता है 319 में गुप्त संवत। गुप्त संवत। तो कभी भी पूछेगा संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक, ये ध्यान देंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पे। जैसे आप जैन धर्म के संस्थापक किसको पढ़ते हैं? ऋषभदेव को। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं? महावीर स्वामी होते हैं। सेम उसी प्रकार इसको आप याद करेंगे। आया समझ में ये? ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के थे, कौन कौन गुप्त वंश के हैं देखते हैं। समुद्रगुप्त थे, ठीक है। रामगुप्त थे, ये भी ठीक है। श्रीगुप्त, ये भी ठीक है। स्कंदगुप्त। अब आगे क्या बोला है? काल क्रम निर्धारण कीजिए बोला गया है, मतलब राजा के क्रम को जमाना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। क्रम समझिएगा, यहीं से बन जाएगा। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। घटोत्कच आता है। घटोत्कच के बाद
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, एक का नाम है रामगुप्त, रामगुप्त, और एक का नाम आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका बेटा होता है मुख्य रूप से कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आता है कौन? स्कंदगुप्त। इसके बाद और भी राजा होंगे, अंतिम भानुगुप्त, फिर विष्णुगुप्त, ऐसा चले जाता है। यहाँ पे जो राजा दिया उसका नाम समझना। पहला कौन दिया है यहाँ पे देखो, समुद्रगुप्त दिया है, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। तो पहले कौन आ जाएगा? श्रीगुप्त। सी ऑप्शन देख लो, ये दे एक ही मात्र है यहाँ पे। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन आएगा? समुद्रगुप्त। देखो श्रीगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो रामगुप्त आया बी, और लास्ट आपका स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ये सही होता है। तो ये आपका सीक्वेंस होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित है? सम्राट अशोक के अन्य नाम मिलते हैं आपको, जैसे कि देवनाम प्रिय, लगभग उनके सभी अभिलेख में मिल जाता है देवनाम प्रिय, लेकिन उसका जो आपका प्रियदर्शी नाम है वो खास तौर पे कहां पे मिलता है? मास्की, गुर्जर, उद्गीलन, इन सब अभिलेख में क्या मिलता है? उनकी जानकारी मिलता है। साथ साथ भाब्रू शिलालेख में भी कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है अशोक का प्रियदर्शी नाम, याद रखेंगे अभी। लेकिन आंसर क्या है इसका? बी आंसर सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए गुप्तकालीन संस्कृत रचनाएं एवं लेखक। गुप्त काल को साहित्य एवं विज्ञान का उत्कर्ष काल, कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल बोला जाता है। तो उसी में से देखते हैं यहाँ पे, एक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना क्या है? पाणिनि। तो ए का क्या हो गया? 2। मुद्रा राक्षस की रचना क्या है? विशाखदत्त। बी का 4। देखो यहाँ पे ए का 2 और बी का 4, दो ही मैच हो रहा है। बृहद संहिता, वराह मिहिर, मृच्छकटिकम, शूद्रक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होता है? ये सही होता है। तो यहाँ पे देखो डी का 3, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ये 3 होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 है, क्योंकि 2 यहाँ पे हो चुका है तो ये 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सही होता है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे सीधा साधा आपके सिलेबस में दिया गया है साहित्यिक सोर्स, तो साहित्यकारों के नाम भी लिखने आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने 305 में अभियान किया था, 305 ईसा पूर्व में। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का क्या रहता है? सेनापति। इनके साथ क्या होता है? संघर्ष होता है, सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाते हैं, और इनकी पुत्री का नाम रहता है हेलेना, हेलेना या कार्नेलिया, ऐसा नाम आता है। तो इनके साथ क्या कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य? शादी कर लेता है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो विवाह किया वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्हीं से संबंध बताया गया है यहाँ पे। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ ये? ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? हम देखते हैं कि भारत में जब यूरोपीय आगमन होता है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसको पूछा गया कब समाप्त किया गया, पूछा गया है। तो हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में 57 की क्रांति। इसी 57 की क्रांति के बाद आता है 1858 का अधिनियम, जिसके तहत ब्रिटिश जो आपका गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है क्या? वायसराय। वायसराय का पद, जैसे कि आप पढ़ते हो कि इनको कैनिंग को, तो कैनिंग को बना दिया जाता है। और एक किससे सीधा संपर्क रखेगा? ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के संपर्क में होता है। मतलब जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1858 का अधिनियम होता है। तो आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। ये ध्यान है, कैनिंग थे प्रथम वायसराय, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है वहां से। चलिए अगला देखते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ये आया है आपका कहां से? भक्ति आंदोलन से। क्वेश्चन कहां से आया है? भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन जब पढ़ोगे तो उसका पूरा डिटेल वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो पुष्टि मार्ग के प्रणेता कौन है?
वल्लभाचार्य, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम में पृष्ठभूमि मानी जाती है। जब मौर्य वंश जब स्टेब्लिश हुआ तो उसके कारण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, तो हम पढ़ते हैं जब भारत में घनानंद राज कर रहा था, मगध में घनानंद नंदवंश, तब इनके ही समकालीन इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण होता है मुख्य रूप से 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। तब इस समय इस क्षेत्र का राजा कौन होता है, पोरस, पोरस होता है, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के समय कौन है यहाँ पे, घनानंद। इसी समय चर्चा में कौन रहते हैं, आचार्य चाणक्य घनानंद के पास जाए रहते हैं। तब घनानंद क्या करते हैं, इसका अवहेलना या अपमान करता है। तब चाणक्य किसको लेके जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, तक्षशिला लेके जाएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, घनानंद को पराजित करके अपने वंश की स्थापना करते हैं। तो कौन सी घटना है बोला गया है, तो अलेक्जेंडर या सिकंदर का क्या हुआ था वहां पे आक्रमण। ये डेट याद रखेंगे, 326 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ पे स्थित है। तो इबादत खाना क्या होता था, अकबर ने 1575 ईस्वी के आसपास ये प्रारंभ किया था। सभी धर्म गुरुओं को एक जगह क्या मतलब बुलाते थे और अच्छी अच्छी बातों का क्या कराते, संकलन करवाते थे। तो इबादत खाना 1575 में चालू हुआ था मुख्य रूप से, लेकिन 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ये आप पढ़ेंगे मुगल काल में, ठीक है। कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी पे है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब। औरंगजेब का एक अन्य नाम क्या था, आलमगीर, ये ध्यान रखेंगे। या अपने आप को क्या बोलता था, जिंदा पीर, जिंदा पीर। और भारतीय इतिहास का या मुगल काल में सबसे क्रूर शासक था, यही सबसे क्रूर शासक, जो काफी सारे मंदिरों को तुड़वाया था, काफी सारे धर्मांतरण हुआ था इनके शासनकाल में, कहीं ना कहीं शिवाजी के साथ संघर्ष हुआ था। तो ये सब आप पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है। ये भी आपका कौन सा है, आपका भक्ति आंदोलन के संबंध में है। कबीर की रचना क्या है, आपके बीजक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था वहां पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 57 की क्रांति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन है नहीं है आता है तो आपको अंडरलाइन कर लिए रहना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है पहला, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित होते हैं, बिल्कुल सही है। जब 57 की क्रांति होती है तो हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों थे, ब्रिटिश सैनिक में दोनों ने क्या किया था, साथ दिया था। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया पिछले पेज में। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में भारी परिवर्तन आया था, ये भी सही है, मैंने बताया 57 की क्रांति जब हुआ था तो परिवर्तन आया था 58 के अधिनियम में। चौथा क्या बोलता है, इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया, ये गलत है। एक प्रश्न ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है कि 57 की क्रांति ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार से क्या किया, विद्रोह किया। तो आप देखते होंगे 58 के बाद काफी लंबे समय तक ऐसा कोई विद्रोह होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपके, गलत हो जाता है वहां पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो आप पढ़ते हो, एक 1757 में प्लासी का युद्ध, इस समय तो रॉबर्ट क्लाइव था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर, लेकिन 1764 आते आते क्या हो जाते हैं, वो अभी हट जाते हैं उस पद से। बाद में फिर आते हैं 65 में, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहाँ पे 64 की बात की जा रही है, तो 64 में कौन होता है, वेंसी टॉड। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय था। तो भारत में आप देखोगे भक्ति आंदोलन के साथ साथ आप सूफी आंदोलन भी पढ़ते हो। तो सूफी आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म से संबंध था, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, कादरी सिलसिला, ऐसे बहुत सारे क्या होते थे यहाँ पे सिलसिला चल रहा था। उसमें से सबसे फेमस कौन था, तो एक था मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिला, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी बाद में आएगा।
ये जितने भी प्रश्न मैंने कराया है आपको लिए बता दूं, ये व्यापम के एग्जाम में आया हुआ टीटी छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2019 और 2017 के प्रश्न है। ये इतने आप देख सकते हो कैसे प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्ट। मैं इसीलिए प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ व्यापम में आए मतलब हॉस्टल वार्डन को सामाजिक अध्ययन है उसमें भी आएगा आपके लिए। तो आप हमारे इस वीडियो श्रृंखला में बने रहिएगा, हम आपके लिए निरंतर सामाजिक अध्ययन के संबंध में वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।